कर रहा हूँ जो यहाँ जो हमारे नेता अभिनेता हैं, कुछ उनमें कमियां हैं। होनी चाहिए 1 लाख वोट पे, और 1 लाख वोट आदमी के पहुंच में होती है। 1 लाख लोगों से आदमी चाहे तो 1 साल के अंदर मिल सकता है। तो उन लोगों की बात को सुनेगा नहीं तो उनकी बात को कहेगा कैसे? ये एक षड्यंत्र है, ये उन लोगों ने बनाया जिनकी संख्या कम है और वो राज करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है। राजतंत्र में तो ऐसा हो सकता है कि एक आदमी 100 किलो का हो और दूसरा आदमी 40 किलो का, तो वो 100 किलो का 40 किलो को हरा दे। लेकिन ये लोकतंत्र है, आदमी चाहे 150 किलो का हो सामने वाला और दूसरा वाला 30 किलो का, दोनों की वोट की वैल्यू एक। इसलिए यहाँ तो संख्या के आधार पर सब कुछ तय होता है। जिनकी संख्या ज्यादा है, जिनका वोट ज्यादा है, उनका राज होना चाहिए। ये लोकतंत्र की परिभाषा, जनता द्वारा जनता का शासन। मगर क्या करें, कुछ हमारे लोगों में कमियां हैं। उन आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं जो यहाँ जो हमारे नेता अभिनेता हैं, कुछ उनमें कमियां हैं और कुछ कमियां उन लोगों में जो पहले से रूल कर रहे, वो नहीं चाहते कि हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। और अगर हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? टुकड़ों में बटा लोगों के साथ क्या होता है? जब हम टुकड़ों में बट जाते हैं तो फिर हमारे साथ जुल्म जाति अन्याय होता है, हमारे साथ दादागिरी होती है, हमारे अधिकार छीने जाते हैं, हमें अपमानित किया जाता है। आप जो अधिकार आपके हैं संविधान ने दिए, मगर उनको बचाओगे कैसे? नागरिकता के लिए संविधान कहता है कि जो भारत में आजादी के दिन से मौजूद था वो भारत का नागरिक है, उसको नागरिकता के लिए किसी और चीज जरूरत नहीं। लेकिन सरकार कानून ले आई कि हम लोग एनआरसी लागू करेंगे, हम सीए करेंगे। पूरे मुल्क में हल्ला मच गया, पूरे लोग परेशान हो गए, आंदोलन चल गए, हमें भी लड़ाई लड़नी पड़ी और तमाम तरह की मुसीबतें भी झेलनी पड़ी। और जब रात को 2:30 बजे उन्होंने कहा कि अगर चंद्रशेखर आप गिरफ्तारी नहीं दोगे तो हम ऊपर चढ़ जाएंगे सीढ़ियों पर, और हम तो मैंने सोचा कि यार ये इसकी बहुत इज्जत है जामा मस्जिद की, है ना, ये बड़ी पाक सरजमी, अगर इस पे वो चढ़ेंगे तो इसका अपमान होगा। तो मैंने उनसे कहा मैं नीचे आ जाऊंगा, लेकिन शर्त ये है कि जो लोग आपने पकड़े निर्दोष लोग उनको छोड़ दो। तो मैंने 20 लोग उन्होंने छोड़े और फिर उन्होंने मुझे कहा आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा चलो जहां लेके चलना है। तो मैं निर्दोष होते हुए उन्होंने मेरे पर मुकदमा लगाया कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया। जब हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई चंद्रशेखर ने कौन सा भाषण दिया था, हमें दिखाओ, तो उन्होंने कहा भाषण हमारे पास है नहीं। तो उस जज ने भी उनको धमकाया कि क्या देश बना दिया है, कोई अगर अपने हकों की बात करता है, कोई लड़ाई लड़ता है, संविधान ने आर्टिकल 19 में ताकत दी है कि अपनी लड़ाई लड़ो, आंदोलन करो, संघर्ष करो, तो आप कौन होते हैं उसको जेल भेजने वाले? तो तब फिर उन्होंने मुझे बेल दी। लेकिन फिर भी बेल में, क्योंकि सरकार उनकी है, ये आदेश हो गया कि 24 घंटे के अंदर चंद्रशेखर को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। अब देश वो हमारी राजधानी, हमको क्यों छोड़े? तो मैं फिर कोर्ट गया। मैंने फिर जा कहा साहब ये बताओ, देश की राजधानी छोड़ने के लिए होती है, देश की राजधानी घूमने के लिए होती है, या देश की राजधानी से फैसले होते हैं? तो फिर कोर्ट ने कहा आप क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि जो जामिया में, जो जामा मस्जिद पे जो शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा है, मैं उनमें शामिल होने का मुझे आप ताकत दो। फिर मैं शाहीन बाग गया, शाहीन बाग की दादियों के पास, उन्होंने मुझे खूब मेरे लिए दुआएं की थी। उन्होंने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर क्या करें? तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं पूरे मुल्क में घूम घूम के शाहीन बाग बनवाऊंगा, इस आंदोलन को मजबूत करूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। आप जानते हैं पूरे देश में शाहीन बाग बने, आंदोलन मजबूत हुआ और दुनिया ने उस आंदोलन को देखा, दुनिया ने उस आंदोलन का लोहा माना। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, सड़कों की लड़ाई से मैं कर सकता हूं कि जब आप पे जुल्म हो आपकी आवाज उठाऊं, लेकिन सदन जो है, जहां कानून बनते हैं, जहां से कानून लागू होते हैं, अगर वो वहां मैं हूंगा तो अपने लोगों के लिए नए अवसर पैदा करूंगा। जो कानून बने उनको लागू कराने के लिए लड़ूंगा, और जो नए अधिकार, नए अवसर आपको मिलने चाहिए उनके लिए आवाज उठाऊंगा। इसलिए मैं बहुत उसके बाद, क्योंकि मैं ईडी सीबीआई से नहीं डरता, इनकम टैक्स से नहीं डरता, मुकदमे जेल से नहीं डरता। मैंने तिहाड़ 2-2 बार काटी, मैंने 16 में जेल काटी, फिर मेरे ऊपर उन्होंने गोली चला दी। जिस दिन गोली चली और मेरी जिंदगी बच गई, उस दिन मैंने तय कर लिया। मेरी मां से पूछो, जब उसने मुझे लहू लुहान देखा, खून में गोली चले गए, मेरे जख्म को देखा, उस पर क्या बीती होगी। उसने मुझसे कहा कि तुम मर जाओगे। मैंने उसे कहा कि इस गोली ने साबित कर दिया कि मैं मरने के लिए पैदा नहीं हुआ। मौत तो एक दिन आएगी, जिसने इज्जत दी है, जिसने जिंदगी दी है, वही मौत देगा। मौत और जिंदगी उसके हाथ में, ये इनके हाथ में नहीं है। लेकिन उसने, मुझे ऐसा लगता है कि उसने किसी काम के लिए मुझे चुना है, अभी वो काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए मुझे इस लड़ाई को लड़ना है। फिर मैं और तेजी से मैदान में आ गया। उस दिन हमने तय किया, हमने पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया कि क्या करें। तो उन्होंने, यहाँ बिजनौर के लोगों ने मुझसे कहा कि भैया आप नगीना आ जाओ। नगीना ने इस देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए, बिजनौर ने इस देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए। वो नेता मंत्री बने, सेंटर में मुख्यमंत्री बने, और हम ये चाहते हैं कि आप नगीना आ जाओ। और यहाँ दलित, पिछड़े, मुसलमानों की एक बहुसंख्यक है और वो आपसे प्यार भी करते हैं।
अगर उनके दिल में आपकी बात बैठ गई और उन्होंने एक ये लक्ष्य बना लिया कि हमें अपने भाई को ताकत देनी है, तो इतिहास लिखा जाएगा, एक ऐसी ताकत बनेगी, क्योंकि आपका नाम बहुत छोटा नहीं है, पूरे देश में हमारा संगठन है। आप किसी प्रदेश में जहाँ खड़े हो जाओगे, वहां होने वाला जुल्म सरकार को रोकना पड़ेगा। तो आप यहाँ आ जाओ, यहाँ से हम ताकत बनाएंगे। और वो दिन है, और आज का दिन हम लगातार इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। हमने एक जाके बूथ कमेटियां बनाई, सेक्टर कमेटियां बनाई, न्याय पंचायत समिति बनाई, तमाम तरह की हमने होगी विधानसभा कमेटी बनाई, कैडर किया, लोगों को समझाया, संगठन बनाया, लोगों को जोड़ा, पिछड़े वर्ग के जातियों को जोड़ा, पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, सैनिक को, जाट को, गुजर को और शेड्यूल कास्ट की सब जातियों को, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, जो जाति आज सबको जोड़ा और मुस्लिम भाइयों को भी जोड़ा। और जोड़ के हमने प्रयास किया कि ये आंदोलन एक ताकत बन जाए। मैं आपसे कह रहा हूं, मुट्ठियों में रहोगे, ऐसे उंगलियों में बटे रहोगे तो फिर होगे, एक ताकत बन जाओ। और आपने इतने लोगों को मौका दिया। नगीना की बात कर लें क्या हम लोग? ये बताओ, नगीना में आपने यशवीर सिंह को बनाया पहला एमपी। जसवीर सिंह जी ने क्या किया आप देख लो। फिर आपने यशवंत सिंह जी को बनाया, उन्होंने क्या किया आप देख लो। फिर तीसरा आपने किसको बनाया? आपने कहा भाई हम तो बहुत डरे हुए लोग हैं, भाजपा में निकल जाएगी, तो हम किसको बनाते हैं? गठबंधन को। गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? गिरीश साहब बनाया ना आपने। गिरीश साहब को आपने किन उम्मीदों से बनाया और गिरीश साहब ने क्या किया आप देख लो। गिरीश साहब 370 पे किसके साथ खड़े थे? 3 तलाक पे किसके साथ खड़े थे? एनआरसी पे किसके साथ खड़े थे? तो जिनको आपने वोट दी वही आपका गला काट रहे, तो चंद्रशेखर आजाद क्या करे? मुझे बताओ, मैं क्या करूं? आए भी नहीं। जिनको आपने वोट दी वही आपके खिलाफ जाके वोट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे बकरी भेड़ों को पालने से अच्छा एक मजबूत आदमी अपने लिए तैयार कर लो, जो देश भर में आपके हमने तैयार कर लिया। और आप देखो, ये भी बात है, ये भी समझो, बराबर का तो टाइम मिलेगा पार्लियामेंट में जितना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलता है। सुन रहे हो मेरी बात? तो कितना टाइम मिलेगा बराबर कि हर दिन हर मसले पे मुझे पूछा जाएगा कि हम ये कर रहे हैं, चंद्रशेखर क्या चाहते हैं। तो हर एक मसले में अपनी बात कर सकता हूँ, अपने क्षेत्र की बात कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए हक अधिकार की बात कर सकता हूँ, नए अवसर की बात कर सकता हूँ, हर चीज पर लड़ सकता हूँ। और अगर नहीं सुनी जाएगी पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के बाहर भी बोलूंगा, सड़क पे बोलूंगा। इतना मजबूत संगठन है कि देश के हर कोने में बोलूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, आपको भी तो ऐसा नेता चाहिए, आपको ऐसा नेता चाहिए जो गर्दन झुका के जिए, बताओ। तो मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ और मैं इनसे भी कह रहा हूँ, मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरे परिवार के लोग भी यहाँ हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, आप भी मेरा परिवार हो। आप नहीं चाहते चंद्रशेखर ताकतवर हो, है? तो वो ताकतवर कैसे होगा? ऐसे कि मुझे घी खिलाने से ताकतवर हो जाऊंगा क्या? ये लोकतंत्र है। जब आप मुझे मेरे साथ खड़े होकर कहोगे कि हम चंद्रशेखर के साथ है, तो चंद्रशेखर खुद ब खुद ताकतवर हो जाएगा। ये लोकतंत्र सर गिरे जाते हैं, लाठियां नहीं गिरी जाती, और लाठियों से नहीं गिर सकते आप। और लाठियों का ये समय है ही नहीं, ये संविधान का समय है। आपकी कलम में जितनी ताकत होगी उतने ही आपके लिए अधिकार लिखे जाएंगे, और आपकी कलम में ताकत नहीं होगी तो अपने धार्मिक स्थलों पे घुसना भी भारी हो जाएगा। ये भी याद है, कोरोना काल याद है ना? उन्होंने बताया कि आप नमाज किस टाइम पढ़ोगे और किस टाइम नहीं पढ़ोगे, कितने लोग पढ़ोगे। अभी बहुत सारी चीजें वही डिसाइड कर हमारे तो उनके हिसाब से चलाओगे क्या देश? नहीं चलना। देश चलेगा संविधान के हिसाब से, देश चलेगा लोगों के हिसाब से, जो संविधान में लिखे अधिकार उनके हिसाब से। लेकिन कब? जब आप मजबूत आवाजों को भेजोगे, चाहे तो उनके चक्कर में पड़ जाओ। अभी आपने 2022 में, मैं तो लग रहा था ना, आपको सबको याद होगा ना, मैं सबके पास जाके मिलकर लड़ो। तो उन्होंने क्या कहा मुझसे? नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ उनका? हुआ कुछ बना क्या? भाजपा आ गई। और फिर जब उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, मैंने अपनी ताकत दिखाई, खतौली उपचुनाव हुआ। अगर आप राजनीतिक जानकार हो, मेरी बात को याद कर को सुनना समझना, खतौली उपचुनाव हुआ। हाँ, घूम कर लड़ा। तो वो मुझसे कहने लगे हमारी मदद कर दो। हमने कहा जाओ, कर दी मदद, ठीक है, मदद कर दी। और 2 दिन में घूमा। और पिछला चुनाव 2014 में वो सीट हारे, जब लोकसभा चुनाव विधानसभा हारे वो सीट 30,000 से। 2017 में हारे, 2019 में हारे, अजीत सिंह जी लड़े 30,500 से हारे, और 2022 में हारे। और वो अकेली सीट, मुख्यमंत्री आया, प्राइम मिनिस्टर आया, गृह मंत्री आया, उप मुख्यमंत्री आए, सारे विधायक रहे, वहां के मौजूदा मंत्री है सेंटर के संजीव बालियान साहब, सब रहे। उन्होंने सारे पैसे, सारे साधन लगाए, और मैंने वो सीट 22,500 से जिता के दी। उनको मैंने बताया कि मेरे लोग मेरी बात का कितने मजबूती से खड़े, ठीक है। 16,500 पूरे किए, जिनसे हारा हुआ था 22,500 प्लस किए, 38,000 वोट प्लस किए 2 दिन में। और फिर उन्होंने कहा कि भाई चंद्रशेखर, ये वोट तो आपने दिलाई, लेकिन जब फिर मेरा समय आया तो फिर मेरे छाती पे किसी और को ले आए कि नहीं हम तो इसको लड़ाएंगे, इसको क्यों लड़ाएंगे? क्यों नहीं चाहते गरीब का बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए? क्यों नहीं चाहते एक मजबूत आवाज खड़ी हो जाए? क्यों डर लगता है आपको? मुझे भाजपा रोकती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो आपको विपक्ष कहकर अपना बताते वही मुझे रोकना चाहते। क्यों? आप बताओ, तराजू रख के तोलो।
जितने सारे प्रत्याशी है भाजपा का भी और जो अन्य प्रत्याशी उनको भी एक तराजू रख लो और चंद्रशेखर आजाद को भी। अब बताओ कौन ताकतवर, ईमान से बताओ, सबसे ज्यादा तुम हो। बताओ ताकतवर हूं या नहीं हूं। तो फिर मेरे साथ क्यों खेल हो रहा, क्योंकि अगर एक बार चंद्रशेखर आजाद खड़ा हो गया, उसके लोग उसके साथ खड़े हो गए, फिर आपको किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। असल बात ये, फिर जो जुल्म जाती होती है और जो आपको डरा के वोट ली जाती है वो बंद हो जाएगी। फिर हिस्सेदारी के साथ वोट होगी, फिर मजबूती के साथ वोट होगी, फिर आपकी हर एक आवाज पे सरकार को सुनना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यहां कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं, मैं इसके लिए शुक्रिया और मैं माजरत भी चाहता हूं क्योंकि मैं लेट आया, लेकिन इससे ज्यादा इंतजार तो हमारे घरों में हो रहा है और हमें हमारे घर में रहने वाले लोगों को ये भी नहीं पता कि कल कौन सा कानून आएगा। उत्तराखंड में यूसीसी आ गया, आपके सामने आया, कोई बोला क्या? मैं तो आपको दिखाता रहता हूं कि जब मैं बोलूंगा फिर लोगों के जबान मिलेगी। अब वो कहते हैं हम बड़े नेता, हम तो कहते हैं तुम ही बड़े नेता होंगे, हम तो कार्यकर्ता है भाई, समझ रहे हो। अभी हल्द्वानी में अन्याय हो गया, बोला क्या कोई? नहीं बोलो। अभी बरेली में भी कुछ हुआ है, कोई बोल रहा है क्या? जब मैं बोलूंगा तब लोगों में सांस आएगी कि अब चंद्रशेखर ने बोल दिया, अब हम कह देंगे देखो पहले तो चंद्रशेखर बोला था, हम तो इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी के चक्कर में मत पड़ो। ये लोग आपसे वोट लेंगे और मुंह फेर लेंगे, और जिस तरह ठगे गए मुसलमान उस तरह ठगे गए दलित, उस तरह ठगे पिछड़े। इनसे पूछो कल इनके बच्चों कुर्सी पे कौन बैठने देगा? ये संविधान है तो भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो भी अपनी बात नहीं कह रहे। संविधान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कोई घुसने देगा दफ्तरों में? कोई सुनेगा आपकी? और ये वोट का अधिकार है तो आपकी बस्तियों में लोग आ रहे हैं जिनको आप नेता मानते हो, आपकी तरफ ऐसे भी नहीं करके देखेंगे, झूठ को भी, और देख लेंगे तो मुंह छिपा लेंगे कि कहीं इनकी छाया ना पड़ जाए। वो तो नाम लेने से भी डरते हैं, कुछ और बताते हैं, अल्पसंख्यक, समझ रहे हो? समझदार बन जाओ, इसलिए आपको कह रहा हूं। और आपने ही उनको वो जो अपने आप को आज मसीहा समझ बैठे, आपने बनाया सर। लोकतंत्र में जनता बनाती है जिसे कुछ बनाती है। मुझे बनाओगे, आप बनाओगे, उन्हें बनाया, आपने बनाया। फिर मैं कह रहा हूं उनका 50-50 साल का काम और आपके चंद्रशेखर का 5 साल का काम आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा चंद्रशेखर आजाद आपने कैसा तैयार किया। सबकी मेंटलिटी बहुत अच्छे से समझ में आती है, समझ रहे हो। इसलिए आपसे कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, इस बार, और आप तो खुद इतनी ताकत में हो मेरे यार, मुझसे मत कह लो। आप चाहो तो ये रिजल्ट है, आप चाहो तो अपनी वोट से बना सकते हैं, अपने से बना सकते नहीं बना सकते, तो मुझसे क्यों तो किसी का एहसान दिलवा रहे हो यार? क्यों भाई मुझसे क्यों किसी का एहसान रखवा रहे हो कि साहब मेरे मुसलमान है, मेरे क्यों करवा रहे हो? समझ रहे हो सवेरे मैं क्या कह रहा हूँ? मुझसे मत कहलवाओ किसी का नाम। मैंने किसी को बुरा करना चाहता हूँ, मेरे खुदा ने नहीं सिखाया मुझे बुरा करना किसी को। मैं जिनको मानता हूँ उन्होंने नहीं कहा मुझे किसी को बुरा कहूँ, मैं तो सबको अच्छा कहता हूँ, लेकिन अच्छे है नहीं। अगर अच्छे होते मेरे साथ खड़े हो कहते चलो मिलकर भाजपा को रोकते हैं, समझ रहे हो। जिनका ये भी नहीं पता कि कल वो भाजपा के साथ कब चल जाएंगे, उनकी कोली भरते फिर रहे कि ये भी साथ है, ये भी साथ। आप भागे जाए। आप देखो ना, ममता साहब ने कहा कि भाई हम तो अकेले लड़ेंगे, केजरीवाल साहब ने कहा हम तो अकेले लड़ेंगे, नीतीश साहब जिनको प्रधानमंत्री का चेहरा बना रहे थे वो चले गए उधर, वो अच्छे हैं। और ये लड़ने वाला आपका चंद्रशेखर आजाद, इससे तकलीफ। इसलिए आपसे कह रहा हूं किसी की बातों मत आओ, आप इस लड़ाई मेरी मदद कराओ और दिल से मेरा एक एहसान करो मेरे ऊपर, और फिर देखो, फिर आपको पता लगेगा। आप तो चुनते हो ना हमेशा, तो एक मैंने जब खुद को वक्त कर दिया आपके लिए, तो आप भी कुछ करके दिखाओ ना। क्यों भाई, क्या मैंने आज तक आपसे वोट मांगी? ईमानदार से बताओ। बिजनौर के लोगों अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या मैंने कभी आपसे कुछ मांगा? और वो पहला दिन जिस दिन मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा और देश के प्राइम मिनिस्टर, वहां वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर अगर अच्छा करेंगे और ना हो, अगर हुए तो आप देखना कि उस दिन उनको एहसास होगा कि इस बार मुकाबला टक्कर का, टक्कर ना 4 लाख वोटर जीत है। तो मैं आपसे फिर कहूंगा, और सबसे जरूरी क्या है, ये जो मेरे भाई पढ़े लिखे साथी जो बोल रहे थे, अपनी वोटर लिस्ट चेक कराओ। करा चुके सर वो ऑलरेडी, ठीक है, एक एक वोट अपनी मत तकसीम वो करो, रजिस्टर मत होने दो, बहुत वोट कटवा रहे हैं। ठीक है, मैंने अपने जितने बैल लो यहाँ के बेच लो जो वो भी मेरे परिवार के, मैंने मुझसे भी हाथ जोड़े, वो यहाँ आए भी होंगे कि एक एक वोट बचा देना इस बार, क्योंकि उनके पास माफिया है, उनके पास मीडिया है, उनके पास मनी है, उनके पास डराने के लिए प्रधानों को, जिला पंचायत सदस्यों को कहेंगे तेरे वो नहीं देंगे, निधि देंगे, तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जनता उनके पीछे पीछे भागी। फर्क ही नहीं पड़ता अब, इतना ठीक है, हो चुके हैं। 2-2.5 महीने का वो है। तो अगर वास्तविकता मदद करना चाहते हो तो काम करना, अपना फोन उठा के अपने दोस्त को, साथी को, रिश्तेदार को, बहन के यहाँ, फूफी के यहाँ, चाची के यहाँ, सबके यहाँ कहना कि इस बार चंद्रशेखर आजाद को हम ही लड़ा रहे हैं, बस उसकी मदद कर दो, बस यही सही सारे काम हो जाएंगे। बताओ हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? भाई आप इस मुल्क में स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने के लिए 5 साल तड़पते हो कि हम पे मौका है, अब तो 2.5 महीने में सारा काम हो रहा नहीं हो रहा है। और मैं लिख कर देता हूं
ये चुनाव आपको और पूरे मुल्क को याद रहेगा। अकेला नगीना पूरे देश को रोशनी दिखाएगा, ये बात याद रखना मेरे, ठीक है। और जो ओवैसी साहब के साथ बात मुझसे कह रहे थे, अगर वो कुछ कहते तो उनपे ठप्पा लग जाता है कि भाई ये तो इनके है, तो कहते हैं कम्प्लीटली। अगर उससे ताकतवर बात चंद्रशेखर आजाद कहेगा फिर क्या होगा? ये बात नहीं है, नहीं, दोनों जो है हाथ फैला रहे थे, वे भी मैं कुछ और कह रहा हूँ। फैला रहे थे। अगर ओवैसी साहब किसी बात को कहते हैं तो वो कहते हैं ये तो मुसलमान है भाई, ये तो कहेंगे ही। हाँ, लेकिन उसी बात को, अगर सही बात को, जायज बात को चंद्रशेखर आजाद कहेगा फिर क्या कहेंगे? उसका असर पड़ता है, उसका असर पड़ेगा। क्यों भाई 1 और 1 11 नहीं आएगा? फिर कह देंगे कौन क्या करा, फिर जवाब देंगे पढ़े लिखे वो बैरिस्टर है और ये एडवोकेट है, गला पकड़ के बात करना जानते हैं, सब ठीक कर देंगे। जो देखते हैं उनको पता है कि पूरी जिम्मेदार से बात करते हैं और ये बात सब जानते हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। ये देखो हमारा चुनाव निशान देखो पहले आप, क्या है आपका चुनाव निशान बताओ? इससे मोहब्बत हुई नहीं हुई आप लोगों को अभी तक? पहले से है, पक्का? पहले से है। देख लो एक बार दोबारा। अपने मुल्क में अरे एक बात और भी, आने वाली नस्लों को, उनके भविष्य को, अपनी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आजादी को बचाने के लिए, इस मुल्क में नाइंसाफी को रोकने के लिए, इस मुल्क में भाईचारा बनाने के लिए, इस मुल्क में संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस बार इस लड़ाई में केतली के निशान पर वोट करके मुझे सहयोग करो। आप कह रहे हो इंतजार कर रहे हो, मैं वो पिछले गांव कौन सा था भाई, वो गावड़ी, वो मुझसे कह रहे हैं कि चाय पी लो। मैंने कहा वो लोग 4 घंटे इंतजार कर रहे हैं, मेरी चाय हराम हो जाएगी, मैं पहले वहां जाऊंगा फिर आऊंगा चाय पीने। मेरे पास अभी भी मीटिंग बाकी है और मुझे मेरठ पहुंचना है। देखो मेरे कंधों बहुत जिम्मेदारी। मेरे लोगों पे जब उनकी हत्या होती है ना, मेरी बच्चों के साथ जब अन्याय होता है, तो वो ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस से पहले कि चंद्रशेखर आ जाए हमारी मदद करने, और मैं जाता भी जितनी हिम्मत मेरे अंदर। मगर आप बताओ, ये सब सत्ता के हाथ में है ना, जुल्म करवाना और जुल्म को, जो आरोपी को बचाना। तो अगर हम उसे सत्ता ही छीन लेंगे फिर जुल्म होगा क्या मजलूमों के साथ? समझ रहे हो? हम ये जो जितना भय है इसको एक झटके से खत्म कर सकते हैं, ताकत बना के। और उसकी शुरुआत आप नगीना से कर दो, फिर देखो। मैं कोई वो थोड़ा है कि घर में जाके बैठ जाऊंगा, मैं घर में बैठने के लिए थोड़ा ही हूँ, ठीक है। अब इधर देखो, ना कुछ और भी इस पे न टिको भी, एक वोट एक नोट आएगी इधर, आपके नंबर आएगा। देखो क्या लिखा है बताओ? एक वोट एक नोट। हाँ, लाइट अब पड़ जाएगी। मैं कहाँ भागने दे रहा हूँ भाई, मैं तो ना भागूंगा, भागने दो। क्या लिखा है इसमें? लिखा है 1 वोट। जब कोई लड़ाई किसी बहुत ताकतवर व्यक्ति से हो तो अकेला नहीं लड़ सकता है, समझ रहे हो? आप ये देखो, जिन्होंने करप्शन किया है उनका गला पकड़ना ईडी सीबीआई के लिए बहुत आसान है। इसलिए मैं, काशीराम साहब ने मुझे सिखाया, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा, और जिसको आपसे मोहब्बत है वो हर चीज से आपके साथ देगा। अगर आप इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहते हैं तो चाहे आप 1 रुपया दो, आपका 1 रुपया मेहनत का मेरे लिए करोड़ों रुपए से बढ़िया। लेकिन आप इस लड़ाई में मेरी मदद करो। मैं ढक्कन खोलूंगा, खोल देना भाई, ढक्कन खोल दे तो बच जाएगी। हाँ, तो चाहे आप 1 रुपया दो, लेकिन इस हौसला बढ़ाओ मेरा कि इस लड़ाई को मैं मजबूत करूं, ठीक है। और ये समझ लो, फिर मैं कह रहा हूं, वो पार्लियामेंट ऐसी है दिल्ली की कि उससे पूरी दुनिया में आवाज जाती है, हर एक बात को सुनना पड़ता है, ठीक है। यही से एक नई, और ये मत सोचना कि आपने 1 रुपया दिया तो छोटी बात होगी। आप ये समझना कि आपका ये एहसान हो गया मेरे ऊपर, समझ रहे हो? ये मत सोचना, आप ये सोचना 1 रुपया मेरे लिए 1 लाख से कम नहीं है। आगे आओ, अपने आप आओ। और कोई बात बची क्या? एक नंबर और नोट कर लेना, पहले सहयोग कर दो, फिर नंबर बताऊंगा एक। देखो, आज जो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, हाँ, आज जो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, हमने जो झंडे ऑर्डर किए हैं, कल वो झंडे उनसे आ जाएंगे। हम कल ही उसके खाते में डालेंगे झंडे, तत्काल वहां से चल देंगे। वो झंडे हमारे घरों तक पहुंचेंगे, वो झंडे हमारी हिम्मत बढ़ाएंगे, दुश्मन का हौसला कमजोर करेंगे, और आपके चंद्रशेखर को भी आपको दिखाते रहेंगे दिन में 7-8 बार कि भाई चंद्रशेखर हमारा काम कर रहा है, समझ रहे हो? हाँ, इसलिए वो इसलिए कर रहे हैं, ये सब सहयोग इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि मेहनत कमाई का पैसा असल हो, ठीक है, और इससे बरकत हो। अब और बात सुनो भाई, ये जो दलित समाज के लोग, ये भी सुन लो। 24 तारीख को जयंती है,
मैंने बताया ना आपको क्या करना है जयंती में। 23 तारीख को आपको अपने घरों पे दीपक जलाने। क्या जलाने? दीपक। इस क्यों जलाने ये भी समझो, कि हम अपना इतिहास हमारे याद रहे। समझ रहे हो? 23 तारीख को हमें अपने घरों पे दीपक जलाने हैं, जिससे कि हमारे बच्चों को पता लगे कि हम कौन है और इस मुल्क में हमारी क्या हैसियत है और हमें क्या हैसियत बनानी है। समझ गए? तो इसलिए 23 तारीख को रात में 8 बजे फेसबुक पे मैं अपनी आके बात भी रखूंगा। इस देश में भाजपा के लोग अपनी विचारधारा का राज चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं इस मुल्क में, ये मैं 23 तारीख को रात में 8 बजे जब आप दीपक जला दोगे, रोशनी कर दोगे, फिर आके मैं बात रखूंगा कि मैं और आप सब लोग इस मुल्क को कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा गुलफाम प्रधान जी का, जिन्होंने जिम्मेदारी भी ली, बूथ अध्यक्ष जी गुलफाम प्रधान जी, रियासत अली जी, ये भी ग्राम प्रधान, 2 ग्राम प्रधान कैसे हो सकते हैं? रियासत प्रधान का लड़का गुलफान है। अच्छा, बाप बेटे हो? हाँ, बाप बेटे दोनों। ठीक है, दोनों, एक प्रधान प्रतिनिधि। ठीक। तो प्रधान कौन सा है ये बताओ? रियासत भाई प्रधान है और एक गुलफाम वो है मेरा छोटा भाई जो बोल रहा। अच्छा ठीक है। डॉक्टर मुकेश साहब जो जिला पंचायत है, बदलू, ये लिख तो लो सही यार, बदलू जी। अब आपके आगे प्रधान लिखा हूं, मैं क्या करूं? ये प्रधान ही पहले थे। अच्छा, पूर्व प्रधान। लिखने वाला अच्छा नहीं। एक नाम लिखा है, ये तरीकत नरेश भाई, नफीस मास्टर साहब, मोहम्मद रफी साहब, नसीम साहब, नन्हे भाई, ये भी पूर्व प्रधान है। नसीम भाई बीडीसी है, अब बीटीसी लिख दिया। अब बताओ, बीटीसी है? बीटीसी हो, बीडीसी हो? बीडीसी अलग होता है, बीटीसी अलग होता है। बीटीसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, ठीक है, जिससे मास्टर बनता है। और बीडीसी वो जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है, ठीक है। महबूब भाई, राकेश भाई, मलखान भाई, साबुद्दीन भाई, सलाउद्दीन भाई, निखिल भाई और शमशाद भाई, इन सबका बहुत शुक्रिया। अब एक नंबर नोट करो, उस पे आप जब मिस कॉल करोगे तो वो हमारे यहाँ ऑफिस में जमा होगी कि नगीना लोकसभा में हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, किस गांव तक, और कौन कौन लोग हमसे प्यार करने लगे हैं। आप नंबर लिखो, 78 अच्छा 78 हाँ 82 7807 78 827807। अब आपको इसमें सिर्फ मिस कॉल करनी है, ठीक है, और ये रिकॉर्ड में चला जाएगा, हमारे हौसले बढ़ते रहेंगे। और कोई बात बाकी नहीं रही, फिर कह रहा हूं, एक आखिरी बात कहनी है, सुन लो भाई गौर से। जैसे आपको ये आपके दिल में आ सकते है कि यार चंद्रशेखर आजाद तो पैदा तो सहारनपुर में हुआ, ये यहाँ का है तो है नहीं, आ भी सकते, आज नहीं तो कल आ जाए। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भले ही मैं पैदा वहां हुआ, लेकिन मैं इसको अपनी कर्म भूमि बनाऊंगा। मैं बिजनौर को बिजनौर बनाऊंगा कि जो दुनिया में इसका मान है, पूरी दुनिया को बिजनौर याद रहे। हम ऐसी चीजें यहाँ तैयार करेंगे कि सब लोग बिजनौर देखने आए। आप चिंता मत करो, मैं बिजनौर को अपना घर बना के आपका भाई बेटा बनकर रहूंगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मेरी उम्र 60 साल नहीं है कि मुझे एक चुनाव लड़ना है। मेरे दिल में बहुत सपने आपके लिए करने के, और जो बड़ी से बड़ी ताकत की कुर्सी है वो भी हासिल करनी है मुझे। समझ रहे हो कैसे? आपके प्यार सहयोग से, समझ गए? तो इसलिए मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं एक एमपी बनने की लड़ाई लड़ रहा हूं, ये तो शुरुआत है। जैसे पेड़ लगता है ना, आप पेड़ लगा दोगे नगीना में, फिर ये पेड़ बड़ा होगा, मजबूत होगा, छांव देगा, फूल देगा, फल देगा, आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा। आप ताकत का निर्माण कर रहे हो, एक चुनाव नहीं लड़ा रहे हो आप, समझ रहे हो? नंबर दोबारा सुन लो, हल्ला बहुत मचा रहे हो। 78 82 78 07, ठीक है? समझिए मेरी बात, ये इस बात को दोबारा समझाऊं। देखो, आम का पेड़ देखा आपने, एक होता है केले का पेड़, एक बार फल देता है, काटना पड़ता है। भाई चुप हो जाओ, अपनी दूंगा मैं नंबर। केले का पेड़ काटना पड़ता है एक फल के बाद, ये होता है केला जो बहुत जल्दी तैयार होता है, और आपका है घिस घिस के, ठीक है? पहली ये जो आप करोगे तो आप लगा दोगे एक पेड़ छोटे वाला आम का, 5-7 साल में इतना बड़ा हो जाएगा, फल भी देगा,
फूल भी देगा और छांव भी देगा और हर तरह की मुसीबत के सामने खड़ा होकर आपकी रक्षा भी करेगा और दुश्मन के हौसले भी कमजोर करेगा। जो लोगों को बर्बाद करने की सोच है उसको तोड़ के भाईचारे की सोच भी मजबूत करेगा। समझ रहे हो? तो ये एक शुरुआत है और ये शुरुआत क्या कितना बड़ा असर करेगी इसका आपको ना अंदाजा ना मुझे अंदाजा, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब कुदरत ने मेरी जिंदगी मुझे बख्शी है तो शायद उसने मुझे किसी काम के लिए चुना, उस काम को मुझे पूरा करना। और हर बार किसी ना किसी के हिस्से में ही आता है। और मैं आपसे फिर कहूंगा, डरो मत। ये मेरे भाई, ये दोनों जो खड़े हैं, डरो मत। जिन्होंने टोपी ओढ़ी, डरो मत। क्या कह रहा हूं? डरो मत। इतिहास गवाह, इतिहास पढ़ा करो। जब इस मुल्क में या दुनिया में, हिस्ट्री के लिए कह रहा हूं, जब फिरौन पैदा होते तो हजरत मूसा पैदा होते। याद रखो। समझ रहे हो? घबराओ मत, बिल्कुल मत सोचो। ये एक शुरुआत है और इसके परिणाम पूरी दुनिया देखेगी, याद रखना। ठीक है? आप सबके लिए मंगल कामना है। अब इजाजत चाहूंगा क्योंकि मुझे आगे मैंने जबान दे रखी है, मुझे टाइम से पहुंचना है। ठीक है? आपके रहते एक बात और कहना चाहता हूँ मैं। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मैं भी जूते पहन लूं। मेरे जूते चंद्रशेखर आजाद, आप सबके सामने एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि चंद्रशेखर जी अपने लोगों से मिलने में व्यस्त है। हम ग्राउंड लेवल पे जो देखते हैं वो नजर आता है। जो लोग चंद्रशेखर जी के लिए मैं बोल रहा था, जो लोग आपको दिखाई दिए ना वो सुबह से ये रात दूसरी अलग लगा ठीक मतलब क्या चलना बात एक टीम का अलग नहीं होगा दिक्कत नहीं है मुझे तो वहां मिलकर इन्हें क्या क्या चले जाने हो इसको वो तो मैं दर्जुआ फैन होता है मैं पिट कर हो गया सर छुट्टी बंद चलेगा।